हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच टू संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस संघर्ष बैच 2025 का प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम लोग साइंस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा। हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो 9 प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन होगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। चलिए जल्दी से, तो आपको बताना है कि 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है बिल्कुल। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? बताइए, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब उसमें भारत का वायसराय कौन था? ये कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। भगत सिंह को जो है जब फांसी दिया गया उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। जिस दिन 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दिया गया था, तो उसको जो हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बस यहाँ पे क्वेश्चन करने पे आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बताया अभी कि यहाँ पे शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको तो आप लोग करिएगा, तो वहाँ से सीखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे डेली मिलेगा। ठीक है, तो डेली यहाँ पे क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करिए। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? यहाँ पे बताइए कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय। कौन था? तो राजा राम मोहन राय आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक है। और दयानंद सरस्वती क्या है? तो ये आपका आर्य समाज के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए हैं? गौतम बुद्ध आपके कहाँ पैदा हुए हैं? तो लुम्बिनी में पैदा हुआ है। कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। लुम्बिनी वो पैदा हुए हैं। पहली बार वो उन्होंने उपदेश कब दिया था? तो सारनाथ में दिया था। पहली बार उपदेश यहाँ पे सारनाथ में दिया है। ठीक है, कपिल वस्तु भी यहाँ पे होता है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? यहाँ पे बताइए, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो ये अश्वघोष थे। कौन है? तो अश्वघोष आपका बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को जो है कौन सा धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो यहाँ पे लोहा का आपका प्राप्त नहीं था। लोहा का जो है यहाँ पे धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। इसका मतलब सिंपल है कि उस समय लोहा खोजा नहीं गया था। ठीक है, तो सिंधु घाटी के निवासियों के समय कौन सा ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहा उसमें नहीं था। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे 6 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? किस सुल्तान ने जो है घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो यहाँ पे घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर कि चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की आपकी राजधानी क्या थी? आपका है वातापी, मान्यखेत या कन्नौज या कांची। बताइए कौन सा हो जाता है कि चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पे वातापी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि वातापी जो है आपका चालुक्य वंश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? किस शासक ने जो है यहाँ पे जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बताइए कौन सा हो जाता है? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बोल रहा है। तो ये आपका किस चीज़ का यहाँ पे घटना दिखाया जा रहा है? तो ये आपका जो है 1857 की क्रांति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो 1857 का क्रांति में कौन कहां से नेतृत्व किया था? जैसे कि कानपुर से जो है कौन नेतृत्व किया था? तो नाना साहब यहाँ पे कानपुर से नेतृत्व किए थे। लेकिन यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कानपुर से नाना साहब किए थे, ये बिल्कुल सही है। झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई किए थे, ये भी सही है। और यहाँ पे ग्वालियर से तात्या टोपे किए थे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद से कौन किए थे? तो इलाहाबाद से कौन किए थे? तो लियाकत अली किए थे। कौन किए थे? तो लियाकत अली किए थे। लेकिन यहाँ पे कुंवर सिंह दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डी नंबर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है, मतलब ये गलत आपका ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इलाहाबाद कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद से कौन आपका नियंत्रित आपका किए थे? तो यहाँ पे लियाकत अली जो है नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? बताइए जल्दी से कि कुंवर सिंह जो है ये कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये आपका बिहार के जगदीशपुर से आपका यहाँ पे नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि डेक्कनसबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? डेक्कनसबर्ग जो है किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? बताइए कौन सा देश का है? तो ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका का है। कौन सा देश का? तो दक्षिण अफ्रीका का। डेक्कनसबर्ग कौन सा देश का प्रसिद्ध पर्वत है? तो दक्षिण अफ्रीका का प्रसिद्ध पर्वत है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर जो भारतीय हैं कौन से समूह से बिलोंग करते हैं? तो काकेशियन बिलोंग से। किससे? तो काकेशियन समूह से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। किस समूह से हैं ये? अधिकतर जो भारतीय हैं तो काकेशियन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो क्षेत्र के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसको?
तो इसको हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? बताइए, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? बताइए कौन सा है? तो संवहन यहाँ पे अभिवहन हो जाता है कि अभिवहन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अभिवहन जो है ये कारण होता है आपका समुद्री तट के सहारे कोहरे का जो निर्माण होता है अभिवहन उसका कारण है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन कि मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक का जो हृदय है उसका निम्नलिखित भाग कौन सा होता है? ऑप्शन से बताइए कि क्या उसका 2 अलिंद और 1 निलय होता है? बिल्कुल सही कि 2 अलिंद और 1 निलय होता है। मेढक का जो है 3 पार्ट होता है जिसमें कि 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी की जो है सहायक नदियों में से जो गंगा नदी है उसमें जो है सहायक नदी है उसमें जो उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है कौन सी नदी है? बताइए कौन सी नदी है? 15 का करेक्ट आंसर तो ये आपका जो है सोन नदी है। कौन सी नदी है? तो सोन नदी सही जवाब हो जाता है। गंगा की नदी की सहायक नदी में उत्तर की ओर बहने वाली सोन नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन सी है? बताइए कौन सा हो जाता है? यहाँ पे बाजरा आपका करेक्ट आंसर। बाजरा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? कौन सा नदी समूह का जो है आपका नदियों का उद्गम जो है मानसरोवर झील से है? बताइए कौन सा नदी का मानसरोवर झील से है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये तीनों का जो है आपका मानसरोवर से आपका यहाँ से उद्गम होता है, वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है आपका मानसरोवर से निकलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इसमें से कौन सा जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया वो होता है जिसमें कि अगर कोई चीज़ अगर एक चीज़ से एक फेज से दूसरा स्टेट में बदल गया है तो यहाँ पे उसको फिर से वापस इस तरफ में हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे है कि लोहे में जंग रहना, तो ये तो आपका बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया है। अगर किसी लोहे में जंग लग गया तो उसको आप दोबारा से सही लोहा तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद की है कि दूध से दही बनाना, अगर दूध से आप दही बना रहे हैं लेकिन वहाँ पे दही से दूध तो नहीं बन सकता है, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कोयले का जलना जो है, ये कोयले का जलना आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि कोयला अगर एक बार जल गया तो दोबारा से आप कोयला नहीं बना सकते हैं। लेकिन पानी का भाप में बदलना, जो पानी है उसको गर्म करिएगा तो भाप में बदल जाएगा और जब उसको ठंडा कर दीजिएगा तो फिर से दोबारा से पानी बन जाएगा। यही आपका बी नंबर यहाँ पे ये जो है आपका भौतिक प्रक्रिया है। कौन सा? तो भौतिक प्रक्रिया है। बी नंबर यहाँ पे फिजिकल आपका चेंज है। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र आगे समुद्र से कितनी दूर तक है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो संलग्न क्षेत्र आगे समुद्र से कितनी दूरी तक है? बताइए कितनी दूरी तक है? तो ये 200 समुद्री मील है। कितना? तो 200 समुद्री मील। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, 200 समुद्री मील करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई होती है? किसकी सबसे अधिक लंबाई है इन चारों में से? बताइए राजमार्गों में से सबसे अधिक लंबाई किसकी है? तो कोलकाता और हजीरा का। कितना? तो 1976 लगभग है। ठीक है, तो कोलकाता और हजीरा के बीच में है 1976 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है? कहाँ से कहाँ तक है देशांतरीय विस्तार? ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है? तो अक्षीय विस्तार एक पूछा जाता है, देशांतरीय विस्तार आपका कौन सा हो जाता है? बताइए करेक्ट आंसर कि 21 का कौन सा हो जाता है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से एक सेकेंड ये सब हो गया था ना। हाँ, यहाँ पे देखिए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 5 मिनट पश्चिम तक। कितना? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 5 मिनट पश्चिम तक। अगर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में पूछा जाएगा, सॉरी नॉर्थ साउथ में अगर पूछा जाएगा तो आपका कितना होता है? तो आपका 6 डिग्री 4 मिनट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर में होता है। जैसे कि ये भारत है तो भारत में ये नीचे का बिंदु जो होता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होता है, ये वाला बिंदु नहीं। यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, जैसे कि मैं पूरा बता देता हूँ अच्छा से, जैसे ये भारत है मान लेते हैं। ठीक है, ये भारत है, शॉर्ट में बना दिए हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार है। यहाँ से जब कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपका यहाँ से यहाँ तक है तो ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है और नीचे में जो है आपका
नीचे में जो है 8 डिग्री 4 मिनट हो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, और यहाँ पे जब जोड़िएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। ठीक है, वही बोल रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, इधर पूरब की ओर जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट है, और पश्चिम की ओर कितना है तो 97 डिग्री 5 मिनट है। इसको ध्यान में रखिएगा, तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर चलिए 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है तो 12 है। कितना है तो 12 आपका जो है प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप कितना है तो 12 प्रवाल द्वीप है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। एक अम्लीय घोल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। कितना होता है तो 7 से कम होता है। 7 इसको तीर मार रहा है, ठीक है, इधर मान लेते 0 है तो 7 से कम होता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है तो ये ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, मिनट, हाँ चलिए ये हो गया। अगर यहाँ पे अम्लीय घोल बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 से कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्षारीय अगर पूछ देगा तो क्या होगा तो 7 से ज़्यादा हो जाता है। कौन सा, अगर क्षारीय यहाँ पे दे देता कि क्षारीय अगर घोल है तो उसका पीएच मान कितना होगा तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 7, यहाँ पे लेस देन 7 में आपका अम्लीय होता है, ज़्यादा हो जाता है तो 7 से। अगर आपका यहाँ पे 7 कब हो जाता है जब ये आपका न्यूट्रल रहता है तब। यहाँ पे न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, लगभग न्यूट्रल होता है तब। ठीक है, आगे बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी नदी जो है आपका अरावली पर्वतमाला से निकलती है तो लूनी यहाँ पे करेक्ट आंसर, सी नंबर करेक्ट आंसर कि अरावली जो है आपका यहाँ पे पर्वतमाला लूनी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे जो है आधुनिक मनु कहा जाता है। किसको जो है आधुनिक मनु कहा जाता है निम्नलिखित में से तो आपका BR अम्बेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है तो BR अम्बेडकर, यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है बताइए। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है तो ये आपका राज्यपाल होता है। हमारे देश में किसी राज्य का पूछा रहा है कार्यपालिका शक्ति का तो राज्यपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपसंबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। हमारे संविधान में भाग 3 में उपबंधित जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, क्या यह नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो यहाँ पे उपयोग दोनों हो जाएगा, नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर चलिए 28 नंबर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है। भारत में जो नागरिकता संबंधित आपका विधान है ये किसका अधिकार है, किसके अधिकार में आता है ये चीज़ें तो ये आपका जो है संसद के अधिकार में। किसको आपका यहाँ पे है अधिकार तो संसद को है यहाँ पे बनाने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा उपवर्धन संबंधित है तो अनुच्छेद 48 का क में। किसमें तो अनुच्छेद 48 का क में बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। ठीक है, कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यस्क अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है बताइए किसमें है तो अनुच्छेद 326 में है। किसमें तो अनुच्छेद 326 में, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। किसको कहा था, कौन सा अनुच्छेद को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। किसको तो अनुच्छेद 32 को कहा था। किसको तो अनुच्छेद 32 को। अगर आपका कोई भी अधिकार को यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, किसी अधिकार पे आपका नहीं दिया जा रहा है तो वो आपका अनुच्छेद 32 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है तो प्रारूप समिति, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऐसे पूछ देता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन है आपका संविधान का हृदय एवं आत्मा तो अनुच्छेद 32। ठीक है, आगे है 32 नंबर क्वेश्चन पर कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति प्राप्त होती है बताइए किससे प्राप्त होती है तो ये आपका हो जाता है कि अनुच्छेद 13, 251 और 254 से। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कि अनुच्छेद 13, 251 और 254 से जो है उनको न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन कि भारत के महान न्यायवादी कौन करता है। भारत के महान न्यायवादी कौन करते हैं यहाँ पर तो ये आपका राष्ट्रपति होते हैं। सी नंबर यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत एक क्या है। भारत जो है एक क्या है तो राज्यों का संघ है। क्या है तो राज्यों का संघ है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी नंबर यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कि आपका बी नंबर है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
आगे है 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। भारत में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति यहाँ पे उत्तरदायी है। 37 का ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो 5 वर्ष का है। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का या फिर प्रधानमंत्री का तो कितना हो जाता है, तो 5 वर्ष का। वही अगर राज्यसभा का पूछेगा तो 6 वर्ष का यहाँ पे कार्यकाल होता है। हर एक 2 साल में यहाँ पे हर 2 साल में बदलाव होता है। ठीक है, अगर राज्यसभा पूछेगा तो 6 वर्ष, राष्ट्रपति पूछेगा तो 5 वर्ष, लोकसभा पूछेगा तो 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा भी 5 वर्ष होता है, प्रधानमंत्री का 5 वर्ष होता है, इस सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था, बताइए कौन सा शब्द, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर यहीं पे डी नंबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि आपका रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक बालक खड़ा हुआ है, उसके सामने से तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। कि एक बालक यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से अगर ट्रेन यहाँ पे पार हुआ है बहुत स्पीड में तो इस बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बालक जो है ट्रेन की तरफ गिर जाएगा। क्योंकि इधर की हवा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये जो आदमी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है, तो ये आदमी जो है इधर से भी इसको हवा मार रहा है, इधर से भी यह है, और पीछे से भी जो है इसको हवा को, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि हवा से आपको यहाँ पे बैलेंस, आप जो खड़ा रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं तो क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि आपको चारों तरफ से एक इक्विलिब्रियम जो है आपका साम्य अवस्था की, यहाँ पर आपका साम्य अवस्था से आपका फोर्स लग रहा होता है, बल लग रहा होता है, जिसके कारण आप जो है स्थिर अवस्था में बैठे रहते हैं। वही अगर यहाँ से जो है ये बालक यहाँ खड़ा है और यहाँ पर जो है इसका इधर से भी हवा लग रहा है, इधर से भी, लेकिन अगर इधर से ट्रेन आ गया तो ट्रेन आने के कारण क्या हो जाता है, देखिएगा कि ट्रेन आने के कारण जो है इधर से अगर ट्रेन आ गया तो ट्रेन आने के कारण क्या होगा कि यहाँ सारे हवा जो है ट्रेन अपने साथ लेके चल गया, तो यहाँ पर तो आपका हवा खत्म हो गया, लेकिन इधर से जो है हवा प्रेशर मार रहा है, जिसके कारण जो है ये बालक जो है इधर तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो ये कारण, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी नंबर हो जाता है कि गाड़ी की ओर खींचा चला जाएगा। सी नंबर कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने से अगर तेज कोई गाड़ी आपका गुजरता है तो गाड़ी की ओर खींचा चल जाएगा। इसीलिए बोलता है कि आपका प्लेटफॉर्म से जो है पीछे खड़ा होना चाहिए। ठीक है, जब रेल गाड़ी वगैरह आ रही है। तो 40 का यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि किस लिए नहीं प्राप्त होते हैं, कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं। क्यों नहीं प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी के वक्रता के कारण डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि वर्षा की बूंदे जो है गोल होने का कारण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदे जो है गोल होता है, उसका कारण क्या है, तो जल का पृष्ठ तनाव, जो जल का पृष्ठ तनाव है उसके कारण जो है यहाँ पे वर्षा की बूंदे गोल होती है। जो वर्षा जो गोल होता है, जो गोल चीज होती है वो जो है सबसे कम एरिया अगर किसी चीज का लिया जाता है तो आपका गोल समान का, तो कोई भी चीज होती है ना, जो ये पृष्ठ तनाव जो है आपका सिकोड़ने का काम करता है, कम से कम जो है एरिया को जो है कम करने की आपका क्षमता रखता है, जो क्षेत्रफल है वो कम करना चाहता है, इसीलिए गोल कर देता है। ठीक है, तो ये जल का पृष्ठ तनाव जो है ये आपका वर्षा की बूंद को गोल कर देता है। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, बताइए सिंपल भाषा में कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये दोनों कारण है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन अपवर्तन के कारण जो है जल की छोटी बूंदों के द्वारा, अगर जो ये जल है, ठीक है, ये जल है, यहाँ से अगर प्रकाश यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बन जाता है। यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी है। अगर आप 6 मीटर के हैं, अगर आप 6 मीटर लंबा है तो यहाँ पे आपका जो आईना रहेगा, जो ये ऐनक है, ये जो है आपका कितना मीटर लंबा होना चाहिए कि आपका पूरा ऊपर से लेकर आपका पैर से लेकर आपका सर तक का बाल का पूरा फोटो नजर आ जाए। तो ये कितना होना चाहिए, तो 3 मीटर होना चाहिए। तो कितना हुआ, तो ये आपका आधा होना चाहिए। तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपात होता है। जो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई वस्तु है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो किसके अनुक्रमानुपात होता है। ठीक है, ये किसके, तो गिरने के समय का वर्ग। ठीक है, गिरने के समय के वर्ग। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन पर कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो डी नंबर यहाँ पे वाट करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। कौन सी घटना जो है ध्वनि तरंगों द्वारा आपका प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो ये आपका हो जाता है ध्रुवन के कारण। किसके? तो ध्रुवन के कारण। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कि कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो ध्रुवन के कारण। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। 100% में जो है 100% जो यहाँ पे अगर वायु में सभी गैसेज हैं तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाना है। निम्नलिखित में से क्या बन जाता है जिसके कारण जो है खट्टापन आ जाता है दूध में, अगर उसको खुले में रख दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो उसमें जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण यहाँ पे सी नंबर होता है कि लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो है यहाँ पे दूध में जो है खट्टापन आ जाता है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन की कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, जो कांच के फ्लास्क है उसमें जो भरा द्रव है उसके द्रव्यमान को गर्म करने पर जो है क्या होता है? तो फ्लास्क के द्रव का तल पहले कुछ गिर जाएगा, उसके बाद जो है ये बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि द्रव के द्रव्यमान को जो है गर्म करने पर फ्लास्क के द्रव का तल जो है कुछ गिरेगा, उसके बाद जो है ये बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सागर, इसको आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में नीचे में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन है कि पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत या कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लिख के बताइएगा कि 51 का कौन सा आंसर है सही, ABCD ये आपको लिख के बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 10 भी कर लिए हैं। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सभी हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।